कर लेते हो बाद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाउ हमारी बात क्या चल रही, मरियम के क्वेश्चन पे कि रात में क्यों स्टडी नहीं करना, रात में क्यों स्टडी नहीं करना। अभी आप लोग जब हार्मोन पढ़ेंगे ना, हार्मोन है ना, तो होता क्या कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म का जो रेट है, मेटाबॉलिज्म जो डिक्रीज हो जाता है, तो उस वक्त मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होने की लेवल रहती है ताकि हम क्या हो जाए, सो जाए। लेकिन हम जबरदस्ती क्या कर रहे होते हैं, जाग रहे। जबरदस्ती जागने से क्या होता है, हम मेटाबॉलिज्म को, तो अब हमारा जो एक्चुअल पीक पॉइंट होता है सोने का, एक्चुअल पीक टाइम जो होता है सोने का, वो होता है 8 के बाद से, 9 के बाद से, 10 के बाद से। लेकिन 12 के बाद अगर आप सोएंगे ना, तो आप आधा दिन के बाद, आधी रात के बाद सो रहे हैं। हाँ, 12 के बाद फिर जिनको हैबिट है उनका मसला होता। तो इसलिए क्या है, अगर आप 10 बजे से 11 बजे से सो जाते हैं, मतलब मेरा अपना ये बोलना है कि अगर आपको बहुत अच्छी स्टडी करना है तो आप 10 बजे तक, आखिरी 11 बजे तक जागो, रात में सो जाओ। 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे उठो, फ्रेश हो जाओ, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, पढ़ते बैठो। पढ़ते बैठने के बाद कुरान की तिलावत करो, उसके बाद सिलाबस लो, फजर की नमाज पढ़ के आओ, फिर पढ़ते बैठो। फ्रेश रहेंगे, माइंड शार्प रहेगा, बातें फटाफट फटाफट दिमाग में समझ में आएगी। हैबिट कुछ लोगों की है, कुछ लोगों की हैबिट है अगर पहले से ही, तो उन्होंने अभी तब्दील करना नहीं, क्योंकि एग्जाम को हमारे पास 5 महीने हैं। हाँ, तो ये गलती है आपकी। हमको मालूम है कि यार आज हमारे पास फजर की नमाज फर्ज है, तो फर्ज की नमाज, उस नमाज के लिए तो उठना है ना हमने यार, चाहे कुछ भी हो जाए। कल हम अल्लाह ताला के सामने खड़े रह के थोड़ी ना बोल सकते हैं। ये कोशिश आप कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए, लेकिन उसके साथ कुछ तरीके भी इख्तियार करिए। अलार्म जिस तरह से है, 2-4 गिलास पानी पी लेना है ना, ये तरीके अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। सिर्फ ये नहीं कि हमने नियत करे थे, नहीं, नियत के साथ कुछ ऐसे काम करना पड़ता है। एक बड़ा सा कुछ तो भी है ना, आजू बाजू मेरे घर में 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल एक के बाद एक बजते रहते हैं मेरे। मतलब तुम सोचो कि दिन भर में जितना भागता हूं, तो दिमागी तौर पर मेरा जब दिमाग थक जाता होगा तो मैं रात में कैसा सोता हूँ। मैं रात में जब सोता हूँ ना, तो लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे आजू बाजू अगर पूरा घर भी उठा के लेके चले गए तो उनको नहीं मालूम पड़ेगा, इतना गहरी नींद में चला जाता हूँ मेरे दिमाग को। उसके लिए मेरे पास 3-3 अलार्म लगे हुए मोबाइल में, एक मेरे बैग में रहता है, एक मेरे टेबल पे रहता है, और एक मेरे बाजू रखा हुआ रहता है। उसको बंद करने के लिए मैंने दूर रखा हुआ, इसलिए क्योंकि मैं उसको बंद करने जाऊंगा ना तो मैं उठूंगा, उठ के चल के जाऊंगा, और नतीजे में मेरी नींद। आप जो बोल रहे थे हम सुबह 5 बजे 15 मिनट जाते। हाँ, तो ये जो चीज है ना, जब वापस हम आके सोते ना, तो उस वक्त फिर ये रहता है कि हमको हमारे नफ्स के ऊपर काबू पाना रहता है। ये नफ्स पे काबू पाने का तरीका क्या रहता है, नफ्स पे काबू पाने का तरीका ये रहता कि हमको ये बोला गया है कि जब आप उठे सुबह में उठने के बाद क्या करें मौलाना, वजू करें अच्छी तरह से, है ना, अच्छी तरह से आपको बोला गया। तो शैतान क्या करता है, इंसान के ऊपर 3 ग्रह बांध देता है ना, ऐसा ही है ना जी। जब आप वजू करते हैं तो पहली ग्रह खुलती है, फिर दूसरी खुलती है, फिर तीसरी खुलती है, और अगर आपने सुबह उठकर अगर ये, तो दिन भर आप चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। ये हदीस है पूरी बुखारी। हाँ, तो ये तरीके हैं। तो बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी नहीं उठ सकते, उठ सकते, लेकिन आपके लिए इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई भी चीज, कुछ दिन मुश्किल जाते हैं, उसके बाद आपको हैबिट हो जाती है। चलता ना भाई, मसला ये है कि आपने कभी भी उठो, कभी भी पढ़ो, लेकिन ये है कि सेहत का ख्याल रखो। हम 2 बजे उठकर क्या करते हैं, नुकसान करते हैं सेहत का। 3 बजे उठ के नुकसान करते हैं सेहत का, क्योंकि जिस वक्त हमारे जिस्म के अंदर वो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हमारे जिस्म को बोल रहे हैं कि भाई तू सो जा, हम क्या कर रहे हैं, जगा रहे हैं। तो वो हार्मोन को हम अपने आप में रोक सकते हैं क्या, नहीं। जिस तरह से आपके खाने के दौरान आपने मुंह में गुलाबी जामुन रखा, तो पानी को रोक सकते हैं क्या आप, नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुंह में पानी आने ही वाला है, उसको रोक सकते हैं क्या,
वैसे ही हमारे जिस्म में जब रात हो जाती है तो क्या निकलना शुरू होता है, हार्मोन। उस हार्मोन को हम रोक नहीं सकते, इसलिए हम ये बोलते हैं कि रात में एक ऐसा लम्हा आता है जब आप झपकी लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो झपकी की मतलब क्या है, उस वक्त हार्मोन की लेवल उतनी हो जाती है कि आप क्या होते हैं, नींद में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रात हमारे सोने के लिए है, और हमको यही बताया गया ना, इस्लाम में यही बताता है कि रात सोने के लिए, दिन भर काम क्या है ना। और ये हैबिट हमने खुद डाली है। तो ये हैबिट अच्छी है गंदी है, मतलब खराब है, खराब हैबिट। तो खराब चीजों को हम क्या करते हैं, एक तो उठा के कूड़ेदान में डाल देते हैं या फिर बदल देते हैं। तो इसका मतलब ये हैबिट अगर खराब है तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब्दील करना। दूसरा 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 ये है कि अक्सर लोगों के साथ अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं मैं आज सो गया और कल ही मेरे को रिजल्ट मिलना, तो पॉसिबल नहीं है। आज आप सोएंगे, हो सकता है कि आप नहीं उठेंगे, या हो सकता है कि कल आप उठेंगे, परसों सोए नहीं उठे, दूसरे दिन तीसरे दिन हो सकता। ये डिपेंड करता प्रैक्टिस पे। तो आपको रेगुलर 8 डेज का बाज़ाब्तगी के साथ आपका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि देख मरियम तेरे को उठने का है। ये हर दिन रात में सोते वक्त लगाना पड़ेगा अपने आजू बाजू, ये मरियम सुबह में उठने का है। समझ में आ रहा है, मरियम सोने का नहीं, मरियम जागने का। हाँ फिर कैसा भागते हम लोग। तो वो जो माइंड सेट होता है, वही माइंड सेट आपको स्टडी के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। हाँ इमरान, तेरी क्या मजबूरी है मेरे बेटे। हाँ लोगों का मत बोलो यार, लोगों का नहीं, दूसरे का मत बोलो, अपना देखो। ये कॉलर अपनी है, इधर झांकने का, बाकी के नहीं, आजू बाजू आगे पीछे कुछ नहीं। मैं क्या हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फजर को उठ रहा हूँ क्या, है ना। अगर मैं फजर को नहीं उठ रहा हूँ तो मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं किसी और को बोलूँ, समझे। अगर मैं स्टडी नहीं कर रहा तो मेरे को हक नहीं है किसी और को बोलो, है ना। समझ में आ रहा है। इसीलिए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो माँ बच्चे को लेकर आई, वाक़या शक्कर खाने वाला वाक़या है ना। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुड़ खाने वाला है ना, मीठा खाने की बात है। तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोले, कब बोले, जब खुद अमल किए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ, कोशिश तो करता हूँ, छोड़ता नहीं तो बहुत डर के बोलूंगा मैं कभी भी, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप अभी तो छोटे हैं और उम्र के अभी बहुत छोटे दौर में हैं। आपके पास मौका है, आपके पास मौका है, तब्दीली लाओ, तब्दीली लाओ। होता ना शैतान। हाँ वो और वैसे ही है, और उसका तरीका ही यही है ना मौलाना। क्या होता है, दो चीजें हमारे ऊपर गालिब रहती है, एक रहता नफ्स और दूसरा रहता शैतान। नफ्स, हाँ शैतान खिदमत करता है उस वक्त, और नफ्स उस खिदमत का फायदा उठाने के चक्कर में रहता, तो शैतान से बड़ा शैतान नफ्स बन जाता उस वक्त, है ना। सर जिम्मेदारी सजग रहती है, ये बात तो सर। अरे तू बच्चा है ना अभी, आदमी कहाँ जिम्मेदारी के लिए, तो अभी उठ सकता ना, तो बच्चा है तो। जिम्मेदारी सर किसी ऊपर रहती सबको, सवेरे उठने। हाँ तो इमरान भाई वही बोल रहा कि अपनी जिम्मेदारी अभी क्या है, पढ़ना। नीट कब है एग्जाम, 4 महीने के बाद। कौन सा एग्जाम है, वो एग्जाम है जिसके लिए तुमने 2-2 3-3 साल जिंदगी खराब करी तुम्हारी। तो उठना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उठना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ अभी ठीक है चलो यार, अगर फजर, अगर हमारे जहन में फजर का खाका अगर क्लियर नहीं है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ठीक है चलो नीट की बुनियाद पे ही सही। हो सकता है कि कोई आप ऐसा काम करते करते उस राह पे चले जाए। एक वक्त आता ना, अरे यार मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, मैं ये नमाज के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सफर पे जाना है, और अचानक में मौलाना ने फजर में यही हदीस सुना दी कि, या यही बात सुना दी कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि मैंने घर में खिड़की खोली है तो पूछा क्यों, तो बोले क्या के लिए, हवा के लिए। क्या कि अगर ज्यादा अच्छा रहता कि तुम ये बोल देते कि इससे क्या हो रही है, अजान की हवा, तो तुमको तो दोनों फायदे मिलते हैं, अजान भी आती है और हवा भी आती। अगर ये किसी ने सुन लिया तो हो सकता है उसके दिल में क्या आ जाए, तब्दीली,
कि यार मैं भी तो नमाज के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को सफर पे जाना है बोल के मैं नमाज के लिए आ गया, कि अभी लेने वाला कोई आने वाला, तो मेरे पास टाइम पास करने को कुछ नहीं है, तो चलो मस्जिद में टाइम पास करते हैं। तो उसको जब लगेगा कि नहीं यार मेरी नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ये सोचेगा कि नहीं, पहले नमाज, मैं नमाज के लिए उठा, सफर और सेकेंडरी। तो वैसे ही है, मैं नमाज के लिए उठा, नीट का प्रिपरेशन सेकेंडरी है। तो अगर आप ये नीयत से उठते हैं कि आप नमाज के लिए उठते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की आपके साथ क्या शामिल रहेंगी, मदद। और वो ऐसी शामिल रहेंगी कि आप जिसका अंदाजा नहीं ना। और यही बात हमको बार बार बोली गई है। क्या बात बोली गई है? कि हम जब अल्लाह ताला के साथ, एक होता है इल्म, एक होता है अमल, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है ताल्लुक बिल्लाह, यानी इस्लाह खुद की अपनी। और उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है, वो होती है सिर्फ ताल्लुक बिल्लाह से। अगर हमने ताल्लुक बिल्लाह मजबूत नहीं रखा, ताल्लुक बिल्लाह मतलब रिलेशन विद अल्लाह, अगर वो रिलेशन हमारा अल्लाह ताला के साथ स्ट्रांग नहीं है, तो चाहे हम कितने भी दुनिया के बड़े बड़े काम कर ले, हम आखिर में जाके डैमेज हमको होना ही, नुकसान हमको होना ही, हम परेशान होना ही। लेकिन अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहे तो फिर कोई नुकसान नहीं, पढ़ाई भी इतनी होगी। और मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं मतलब आप लोग तो मेरे स्टूडेंट है इसलिए आपके सामने बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मेरी जिंदगी में एक किताब मैंने पढ़ा था, उस किताब में मैंने ये बात पढ़ा था कि जो इल्म है, ये जो इल्म है, ये इल्म क्या है? ये इल्म अल्लाह ताला के, ये जो इल्म है हमारे पास जिसको हम हासिल कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत है। और ये जो इल्म है ये किसी गुनाहगार के दिल में नहीं आ सकता। इमाम शाफी के बाद उनके स्टूडेंट ने ये बात रखा, तो उन्होंने बोले कि किसी गुनाहगार के दिल दिमाग में ये इल्म नहीं बैठ सकता। तो हम हाफिजी की जब शिकायत करते तो हमने सोचना चाहिए कि यार कहीं हम ऐसे गुनाहों में तो मुलविस नहीं है, या फिर हमारे से ऐसी कौन सी हरकत। गुनाह सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को गाली दो, या गुनाह सिर्फ ये नहीं है कि गुनाह फजर नमाज भी तो छोड़ना है ना। गुनाह ये भी है कि वालिदैन के साथ, गुनाह ये भी है कि हम, हमारे पास जो नेमतें मौजूद है, उस नेमतों का हमारे पास ना तो शुक्र है और ना एहसास है कि हम उनको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मौलाना लोगों के सामने तकरीर करना बोले तो बहुत मुश्किल काम है। चलो यार, बहुत ज्यादा बातें हो गई। चलिए, हाँ क्या हमारे सर बोलते होंगे बहुत। मुझे रात को सर वो उससे फिजिकल बताया, हाँ बहुत ज्यादा सर को उस पे बहुत, वीडियो में नहीं बनाते, लेक्चर में बताते। हाँ वो ये ऐसी बात है, लेक्चर में बात है। चलो मैं यार दोबारा इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। नहीं चलो रहने दो, मैं इसको एडिट कर दूंगा, ठीक है। नाउ नाउ हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोग एक नए प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो क्या है? रेप्लिकेशन। फातिमा, नमान भाई, अक्सा, साजिदा, ठीक है। हम लोग एक नए प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है उसको? रेप्लिकेशन। ना अभी अगर आपको याद होगा तो हमने ये रेप्लिकेशन की बात कहां पर पढ़े? जेनेटिक मटेरियल की खुसूसियत, कि अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खुसूसियत है कि वो क्या शो करे? रेप्लिकेशन। ना उसी बात को हम यहां पढ़ रहे हैं। ना डीएनए की क्या होती है? डीएनए की जो डबल हेलिकल साख्त है, उसकी तजवीज किसने पेश किया था? अरे डांस है या मौलाना, ये गलती उन्होंने करे तो तुम भी करते क्या? कौन है? वॉटसन। हाँ वॉटसन और क्रिक, है ना? वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, तो हम उसका सिर्फ शॉर्ट नाम ले रहे हैं, वॉटसन और क्रिक। तो ये दो, वॉटसन एंड क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे। इन दो साइंटिस्ट ने क्या पेश किया था? इन दो साइंटिस्ट ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, क्या दिया था उन्होंने? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये वाली सा, ठीक है। बता रहा हूँ इमरान, 2 मिनट। तो उन्होंने ये दिया था, और उसके बाद फौरन उन लोगों ने क्या करे? फौरन उन्होंने डीएनए की रेप्लिकेशन की स्कीम भी पेश कर दी। यानी उन्होंने जब ये बात बताई कि डीएनए जो है ये डबल हेलिकल साख्त है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो डीएनए है ये हमेशा अपना क्या करता रहता है? डुप्लीकेशन, ये डबल होता रहता है, ये हमेशा रेप्लिकेशन करता है। ये रेप्लिकेशन कैसा करता है, ये स्कीम भी उन्होंने क्या कर दी है?
बता दिए ना। मंदरजा झैल इनके अपने अल्फाज है, यानी इनके अपने अल्फाज है। क्या अल्फाज है? वो अल्फाज ये है कि जो मखसूस पैटर्निंग अभी हमने तजवीज किए, या जो मखसूस पैटर्न हमने तजवीज किया, इसमें हम ये भी पाया कि वो जीनी मादे को नकल करने के मुमकिना मैकेनिज्म की तरफ भी क्या करता है? इशारा करता है। यानी ये जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स खुद इस बात को बता रहा है कि कैसे उस डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स का क्या होगा? डुप्लीकेशन, रेप्लीकेशन, एक से वो क्या बन जाएंगे? दो। ठीक है, तो ये बात किसने बोला? ये बात वॉटसन और क्रिक ने बोला, मौलाना, डांस नहीं। ठीक है, इन और वो भी कब बोला उन्होंने? 1953। ठीक है, 1953 में। फिर ये जो स्कीम है, ये स्कीम क्या इशारा करती है? या ये जो स्कीम है वॉटसन और क्रिक का, ये जो स्कीम है, ये जो बात इन्होंने बताया, ये इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि जो दो धागे हैं, वो दो धागे क्या होते हैं? अलहदा होते हैं, यानी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग। अलग होकर वो क्या करते हैं? नए कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड, वो क्या बनाते हैं? न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। उसके लिए वो क्या करते हैं? टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? हदफ, टारगेट, उसका वो क्या करते हैं? काम करते हैं। यानी ये देखिए, ये जो शक्ल है ऊपर वाली, ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक दूसरे से क्या हो गए? अलहदा, सेग्रीगेट। और सेग्रीगेट होने के बाद क्या हुआ? ये जो एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का यूज करके यहां पर डीएनए की दूसरी कॉपी बन रही है, और वैसे ये स्ट्रैंड का यूज करके यहां पर क्या बन रही है? दूसरी कॉपी बन रही है। अब इस स्ट्रैंड का जब इस्तेमाल होगा, तो इसका स्ट्रैंड का इस्तेमाल क्या होगा? टेम्पलेट। यानी इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसके तौर पे हो रहा है? हदफ। इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो किसके तौर पे हो रहा है? टारगेट। इसका मतलब क्या है? इस स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन का यूज करके हमको क्या बनाना है? न्यू स्ट्रैंड। और ये जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ये न्यू स्ट्रैंड क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंटरी। क्या मतलब है कॉम्प्लीमेंटरी का? हाँ, अगर ये जो ओल्ड वाला स्ट्रैंड है, इस ओल्ड वाले स्ट्रैंड के अंदर अगर यहाँ पर गोवानीन है, तो यहाँ न्यू स्ट्रैंड में क्या आएगा? साइटोसिन। अगर इस ओल्ड वाले स्ट्रैंड में एडिनाइन है, तो इस न्यू वाले स्ट्रैंड में क्या आएगा? थाइमीन। बात समझ में आया? तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो ओल्ड स्ट्रैंड है, इस ओल्ड स्ट्रैंड पर किस टाइप के न्यूक्लियोटाइड है, उनका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं? न्यू स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड बना रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस बात की स्कीम किसने बताया था? वॉटसन और क्रिक। फिर रेप्लिकेशन जब होता है, तो रेप्लिकेशन के इख्तिताम के बाद क्या होता है? तो रेप्लिकेशन के इख्तिताम के बाद ये होता है कि हर डीएनए, यानी ये एक डीएनए बनेगा और ये दूसरा डीएनए बनेगा। ये डीएनए के अंदर क्या होते हैं? ये जो डीएनए के साल में होते हैं, उसमें एक क्या रहेगा? पुराना, यानी ये वाला कौन है? ओल्ड, है ना? ये वाला भी कौन है? ओल्ड। लेकिन अब जब ये इनका इस्तेमाल होगा, तो ये वाला अगर ओल्ड है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? न्यू। और ये वाला भी यहां पर क्या हो जाएगा? न्यू। इसका मतलब ये है कि डीएनए की रेप्लिकेशन जब होती है, तो उस वक्त जो ओल्ड स्ट्रैंड है, जो पुराने स्ट्रैंड है, वो टेम्पलेट का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। और न्यू स्ट्रैंड के बनने के वक्त उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि जब दो डीएनए की कॉपी बनती है, तो दोनों डीएनए की कॉपी में एक जो स्ट्रैंड होता है वो ओल्ड होता है, और एक जो स्ट्रैंड होता है वो मंसूर कौन होता है? पुराना और कौन होता है? डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो जाता है, तो उसका क्या बनती है? एक स्ट्रैंड कौन सा होता है? ये अब मैं तुमको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक है? रेप्लिकेशन का जब प्रोसेस होगा, तो ये डीएनए स्ट्रैंड यहाँ क्या हो जाएगा? सेपरेट। अब इसकी इंफॉर्मेशन यूज होके यहाँ क्या बनेंगे? दो स्ट्रैंड।
ये दोनों जो स्ट्रैंड है ये कौन है, कॉम्प्लीमेंटरी। तो ये वाला जो है इसको आप क्या बोलेंगे, ओल्ड। ये वाला है जो इसको आप क्या बोलेंगे, ओल्ड। और यहाँ पर जो दूसरा है ये वाला, इसको आप क्या बोलेंगे, न्यू। और इसको आप क्या बोलेंगे, न्यू। तो जब भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो जो ओल्ड स्ट्रैंड होते हैं उनको यूज किया जाता है एज अ टेम्पलेट। समझ में आया? हाँ, डीएनए कैसा होता है, क्या होता है, मैं वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से सिर्फ क्या बनेगा, डीएनए। डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए। इसीलिए तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, डुप्लीकेट, है ना। इसीलिए हम रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, कॉपी। डीएनए, हाँ, रेप्लिकेशन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने सेल डिवीजन में पढ़ा, एक सेल से क्या बनने वाले हैं, तो दो। हाँ ठीक है, बात समझ में आई, याद आ रहा है। तो एक पुराना रहेगा और एक क्या रहेगा, नया तालीफ शुदा क्या रहेगा, स्ट्रैंड रहेगा। फिर इस स्कीम को क्या कहा जाता है, इस स्कीम को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव। क्या बोला जाता है इस स्कीम को, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है इसको, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों बोल रहे हैं इसको सेमी, क्यों बोल रहे हैं इसको कंजर्वेटिव? सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करना, मतलब कंजर्वेशन। सुने कभी कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मतलब आपने सुने होंगे ना, वाटर कंजर्वेशन, बचाओ, पानी बचाना। तो कंजर्व करना मतलब बचाना। आधा क्या बचाने वाला है, पुराना इंफॉर्मेशन। कितनी बची है, आधी। और क्या ऐड हो गई, नहीं। यानी एक स्ट्रैंड जो है वो ओल्ड है, एक स्ट्रैंड न्यू है। तो जो ओल्ड स्ट्रैंड है उसको आपने क्या किया है, कंजर्व, बचा के रखा हुआ है। समझ में आया? उसको बोला जाता है कंजर्व। इसीलिए एक स्ट्रैंड ओल्ड है, एक स्ट्रैंड न्यू है। इस प्रोसेस को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। खालिद भाई, ये अहमद भाई, 12th के एग्जाम के बोर्ड के पेपर में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है आपने। ठीक है, क्या होता है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें एक अरे रुको ना रे यार, उसको बोलने दो ना यार। हाँ, एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है और एक न्यू होता है। समझ में आया? इसलिए उसको क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ इमरान, सर वो मतलब एक सर जो बचा के रखा तो सर वो मतलब दूसरी नस्ल मतलब सही बोले तुमने। जो हमने क्या बोला है, हमने बोला ना कि जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, पास होती है। और जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन पास होने का मतलब क्या है, जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन पास होने का मतलब है कि एक इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो पेरेंट्स की रहेगी जो बच्चे में जाएगी। तो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन बच्चे में जा रही, तो जो इंफॉर्मेशन लेकर जाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ओल्ड स्ट्रैंड। चांसेस जो अलील की हमने बात की ना, डोमिनेंट रिसेसिव, याद आ रहा है? अब वो सब कुछ यहाँ जोड़ते जाओ, धीरे धीरे बातें और क्लियर होते जाएगी। ठीक, तुम लोगों को खास बात क्या है मालूम है, तुम लोगों की खास बात क्या है मालूम, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम लोग 6 महीने में 11वीं और 12वीं पूरा एक साथ पढ़ने वाले हैं बायो। तो यकीन मानो इसका इंपॉर्टेंस क्या है मालूम है, कि तुम बहुत मतलब एक किताब अगर आपने एक दिन में पढ़ा, 2 दिन में पढ़ा, तो उसको अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, आसान। आपने लास्ट पेज पे क्या पढ़ा था और फर्स्ट पेज पे क्या पढ़ा था, आप उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। तो वैसा आपका बायो का हाल हो गया। 11 12 दोनों एक साथ चल रहा है। अगर आप इसको बहुत ईमानदारी से समझते हैं तो आपका पूरा बायो एक दूसरे से क्या होता जाएगा,
कनेक्ट होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको उतनी ईमानदारी से पढ़ा तो, है ना इमरान? हाँ बोलना भाई। सर उनके पास सर मतलब एक सर जो बच्चे हैं और सर वो मतलब वो सेल नहीं, स्टैंड, एक धागा। हाँ सर वो मतलब दिल्ली सर मतलब एक सर मतलब कितना मतलब कैसे खराब है देखो और ओल्ड रहेगा। फिर सर बाद में सर वो पर इसको निवार आ जाएगा फिर वो सर उसके बाद आ जाएगा। तो अभी एक बात बताओ, ओल्ड स्टैंड और न्यू स्टैंड, जो दो ओल्ड थे वो दोनों भी एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी। अब अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हो गए, अब इनके जो नए बनेंगे वो भी एक दूसरे के रहेंगे ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसके पास जो दो आया, यानी दो अलग हुए थे वो, और जो दो नए बने, अब ये दोनों नए को अगर एक दूसरे से जोड़ दिए तो सेम, मतलब कुछ भी चेंज होने वाला है क्या? नहीं, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि डबी डबल स्टैंड जो बन रहे हैं, दो स्टैंड जो बन रहे हैं, दो स्टैंड बनने के प्रोसेस में ही फर्क है, बाकी इंफॉर्मेशन में कोई फर्क होने वाला है क्या? क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंटरी। हाँ सुफियान, समझ में आया? तो हाँ मदर के पास में डेरा है उसका भी न्यू बनेगा सब। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मदर है, अरे कहाँ गए वो मदर? पढ़ने गए कि नहीं? हाँ, फिर खामोश बढ़िया। फिर ये मदर है, मदर के बॉडी में क्या है? डीएनए है, ठीक है। अब ये मदर का सेल है, अब मदर के सेल से क्या होगा? डीएनए की ये कॉपी बनेगी, है ना, ये अलग हो जाएगा। इसके बाजू क्या होगा? इसकी फिर क्या होगी? रेप्लिकेशन। अब ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये उसके बाद क्या होगा? ये एक सेल से दो सेल बनते जाएंगे, समझ में आ रहा है? अब इसकी डबल कॉपी अगर है तो डिप्लॉयड, इसकी अगर सिंगल कॉपी है तो डिप्लॉयड। ये प्रोसेस को हम डीएनए लेवल पे पढ़ रहे हैं, वो प्रोसेस को हमने किस लेवल पे पढ़े थे? क्रोमोसोम। हाँ, फिर ये मदर है तो वैसे ही क्या रहेगा? फादर में भी रहेगा उसके डीएनए। बस फर्क क्या रहेगा कि ये डीएनए जब फादर और मदर वाले अगर आ जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो फिर वो प्रोसेस जो हमने कहा पढ़ा, मियोसिस, माइटोसिस, डोमिनेशन, फिर हमने पढ़ा पेचाइटिन, क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज, ये पूरा। जिस हिसाब से डिप्लॉयड के हिसाब से उसकी डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। हाँ, डिप्लॉयड और उसके हिसाब से डीएनए मतलब डिप्लॉयड दो कॉपी बना के रखना है तो क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन। फिर एक कॉपी को दे देंगे तो क्या कंडीशन आ जाएंगी? हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, चलता रहेगा। तो ये डिप्लॉयड हैप्लॉइड हम जिस लेवल पे वहां बात कर रहे थे, तो ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये सेल डिवीजन की कौन सी वाली फेज में होने वाला है सुफियान? G2, फिर G1, M, कहा होने वाला ये? S, कहा होने वाला है? तो जो S फेज में हम वहां बार बार रेप्लिकेशन बोल रहे थे, तो असल में वो रेप्लिकेशन क्या है? ये है, दो कॉपी बन गए, दो कॉपी आगे जाने के बाद G2 के बाद क्या होंगी? M, और M फेज में क्या होंगी, यानी माइटोसिस में क्या होंगी? वो दोनों भी एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। मंसूर दिमाग किधर चल रहा? हाँ, मेरे को लग रहा नहीं तुम्हारा दिमाग क्लास में, कहीं तो भी डिस्टर्ब दिख रहे थे। ठीक, चलो ना, टाइम क्या हो रहा है? 7:20। ठीक है, तो अब ये पूरा बड़ा एक्सपेरिमेंट है और कल हम ये पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसका सबूत एक साइंटिस्ट ने दिया। वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? मिचेल्सन एंड स्टाफ। क्या बुलाया था इसको? मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाफ। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, कल हम ये पूरे एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह कल फिर हम बात करते हैं। आज का तकरीबन टाइम दो डिस्कशन में गया, एक आरएनए वर्ल्ड में गया, दूसरा फजर की नमाज को उठने में स्टडी कैसा करने में, और तीसरा जो गया वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन पर। ठीक है ना?